शुरू करूँ मैं बोलना? हाँ जी, हाँ जी। आज की मीटिंग में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। और आज की जो मीटिंग हमने बुलाई है वो नेक की प्रिपरेशन के विषय में बुलाई है कि जो आजकल जो लॉकडाउन चल रहा है इस टाइम का सदुपयोग हम थोड़ा सा नेक की तैयारी में भी कर सकें और उसके लिए मेंटली प्रिपेयर हो जाए, जिससे कॉलेज खुलने के बाद हम जा करके अपना कार्य कर सकें, प्रारंभ कर सकें। तो आज की इस मीटिंग में जो नेक के जो 7 क्राइटेरिया होते हैं, करिकुलम एस्पेक्ट और ये टीचिंग लर्निंग प्रोसेस, रिसर्च इनोवेशन एंड एक्सटेंशन, इंफ्रास्ट्रक्चर एंड लर्निंग रिसोर्सेज, स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, गवर्नेंस, लीडरशिप मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशनल वैल्यूज एंड बेस्ट प्रैक्टिसेस। ये 7 क्राइटेरिया नेक के हैं। तो इनमें से मैं चाहती हूँ कि हम सभी लोग आपस में विचार विमर्श करें और अपनी नेक की तैयारी करने के लिए, अपनी SSR भरने के लिए हम तैयार हों। तो मैं इसके लिए डॉक्टर ब्रिजभूषण जी से मेरी सुबह इस बारे में चर्चा हुई थी कि आप किसी भी एक टॉपिक पर डिस्कशन कर ले हम सब लोग, जिससे कि हम आगे नेक की तैयारी कर सकें। क्योंकि कॉलेजों का नेक कराना सरकार की प्राथमिकता है और हमारा कॉलेज चूँकि बहुत बड़ा कॉलेज हो गया है और इसलिए मेरी प्राथमिकता यही है कि हमारे कॉलेज जो है नेक मूल्यांकित हो जाए। तो इसमें मुझे आप सभी के सहयोग की आवश्यकता है और सभी लोग अपना अपना कार्य करेंगे, अपने डिपार्टमेंट का जो भी इनके पास प्रभार है उनका। तो इसके बारे में मैं डॉक्टर ब्रिजभूषण जी को आमंत्रित करती हूँ, क्योंकि वे IQAC कोऑर्डिनेटर हैं, कि ये जो है आज की चर्चा का विषय किस टॉपिक पर रखेंगे। 7 क्राइटेरिया में से मैं डॉक्टर ब्रिजभूषण जी को आमंत्रित कर रही हूँ। नमस्कार, आप मेरी आवाज सुन रहे हैं? जी सर। नमस्कार जी। जी सर। हाँ नमस्कार जी। सभी को प्रणाम। प्रणाम सर। हाँ प्रणाम। ये आवाज विजेंद्र जी सभी को आ रही है सर? सभी को पहुंच रही है ना? जी सर, जी सर। आ रही। तो सर जैसा इस बारे में चर्चा हुई थी कि नेक का कौन सा क्राइटेरिया हम रखेंगे बातचीत के लिए, तो ये दूसरे नंबर का जो क्राइटेरिया है हमारा टीचिंग एंड लर्निंग जिसमें आता है हमारा, उस पर ही आज हम चर्चा करेंगे यहाँ पे। ठीक है सर। बार बार ध्यान रखिएगा कि मेरी यहाँ से कनेक्टिविटी गायब होती है, मेरे घर से ठीक से चल पाता है यहाँ से, लेकिन मैं कोशिश करूंगा फिर भी अपनी बात कंटिन्यू रखूं। और मैं अपनी बात यहाँ से शुरू करूंगा कि जो हमारा एक प्रकार से स्ट्रेस मैनेजमेंट है, और उसी को मैं धीरे धीरे बाद में इस दूसरे क्राइटेरिया से जोड़ूंगा। तो देखिएगा, जो हमारी मुख्य समस्या है देखिएगा वो ये है कि 2 ही मुद्दे हैं, टाइम और टेंशन मैनेजमेंट। आप सब जानते हैं इस चीज को कि हम टाइम के साथ कोप अप नहीं कर पाते, टाइम के साथ एडजस्ट नहीं कर पाते, तो इसलिए टेंशन खड़ा हो जाता है। टेंशन क्यों खड़ा होता है? क्योंकि हम करते कि परिवर्तन स्वाभाविक प्रक्रिया है और यह एक नेचुरल प्रोसेस है, ये लगातार चलता है। लेकिन हम स्वभाव से सभी मनुष्य यथास्थितिवादी हैं। इस यथास्थितिवाद में हम क्या सोचते हैं कि स्थिति जस की तस बनी रहे, और इस जस की तस स्थिति को बनाए रखने के लिए हम चाहते हैं, जीता हुआ व्यक्ति हारना नहीं चाहता, और कोई व्यक्ति प्रोमोटेड है वो डिमोटेड नहीं होना चाहता,
या फिर कोई लाभ में है वो हानि में नहीं जा। तो इस यथास्थितिवाद के कारण हम तनाव में आ जाते हैं। तो तनाव में आने के बाद हमें परेशानी होती है और इससे हमारा परफॉर्मेंस घटता है। क्यों? क्योंकि हम निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होते सब लोग। तो ये एक मुख्य मुद्दा है। उदाहरण के तौर पे कि जैसे स्थिति बदली, कोविड-19 का प्रकोप आया और लॉकडाउन हुआ और हम सब घर पे बैठे हैं और हमको सैलरी मिल रही, हम सैलरी प्राप्त कर रहे हैं, और लेकिन हमारे सामने एक चुनौती आई कि आपको घर से ही काम करना होगा। हमारी प्रॉब्लम क्या थी कि हम यूज्ड टू थे फेस टू फेस टीचिंग के लिए, डायरेक्ट टीचिंग के लिए हमारी आदत हो गई थी, आदत पक गई थी। तो इन बदली हुई परिस्थितियों में हम कैसे एडजस्ट करें? हम ऑनलाइन टीचिंग के या आईसीटी टूल्स के प्रयोग करने के आदत नहीं थे, तो इसलिए हमें टेंशन हो जा रहा। बात आई कि हम को डेवलप कैसे करें, क्योंकि विदाउट खाली आप मीटिंग कर सकते हैं, आप जूम में जाकर के या किसी डायरेक्ट टीचिंग कर सकते हैं, मीटिंग कर सकते हैं, लेकिन कंटेंट हम बच्चे को सप्लाई कैसे करें? तो ये एक बड़ी जबरदस्त समस्या हमारे सबके सामने आई है। उदाहरण के तौर पे मैं इसको टेंशन के तौर पे ले रहा हूं। मैं भी इससे तनाव में आया हूं और हम सब तनाव में आए होंगे, कोई ज्यादा कोई कम। क्यों? क्योंकि कंटेंट डेवलप करना इतना आसान कार्य नहीं है। ई कंटेंट इतनी जल्दबाजी में डेवलप नहीं हो सकता है। अगर आप देखें कि मैं पिछले 20 वर्ष से टीचिंग कर रहा हूं, ऐसा नहीं कि मेरे पास फेस टू फेस टीचिंग के लिए कंटेंट डेवलप नहीं है, लेकिन वो जो कंटेंट मेरे पास है जिसको मैं लेक्चर में जाकर डिलीवर करता हूँ, वो बहुत ही कैजुअल सा कंटेंट है, वो सिस्टमैटिक नहीं है। कैजुअल इन द सेंस कि उस कंटेंट को मैं समझ सकता हूँ, उन पॉइंट्स को मैं समझ सकता हूँ और उन पॉइंट्स के आधार पे मैं लेक्चर डिलीवर कर सकता हूँ। यदि वही कंटेंट जो बहुत कैजुअल है और बच्चे को दे दिया जाए तो बच्चा उसको नहीं समझ पाएगा, बल्कि बच्चे की दृष्टि में वो सब स्टैंडर्ड कंटेंट कहा जाएगा। तो इसलिए मेरी ड्यूटी बनती है कि जो आज तक का बहुत ही कैजुअल कंटेंट मेरे पास था, जिसको मैं फेस टू फेस टीचिंग में जिसका प्रयोग करता था, अब मैं उसको सिस्टमैटिक फॉर्म में बदल लूं। मैं उसको ऐसी फॉर्म में, ऐसे सिस्टम में बदल लूं, अगर वो बच्चे को भी मैं उसकी प्रिंट दे दूं, उसकी पीडीएफ दे दूं या टेक्स्ट पीडीएफ में दे दूं उसको, तो उसकी समझ में वो आ जाए। लेकिन वही बात है कि यह कार्य इतना आसान नहीं है, ना ही वह यह इतनी जल्दी में हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं 6 पीजी में और 2 पेपर पिछले 2-3 साल से पीजी में भी पढ़ा रहा हूँ होम साइंस डिपार्टमेंट के अंतर्गत। तो अगर आप मुझसे कहें कि मैं एक पेपर डेवलप करूं, किसी एक पेपर का ई कंटेंट डेवलप करूं, तो रोजाना 6 घंटे काम करूं मैं उस पे, तो ये समझिएगा कि मुझे 6 महीने लगेंगे एक पेपर का कंटेंट डेवलप करने में। ये मेरा अपना मानना है। हो सकता है कि आप सबकी कैपेसिटी अलग अलग हो, आप मुझसे पहले जल्दी कंटेंट कर दें, डेवलप कर दे कंटेंट को, लेकिन जो मैं देख रहा हूँ, बात आती है स्टैंडर्ड का। ऐसा नहीं कि परफेक्ट कंटेंट किसी का नहीं होगा, और अगर हम टेक्स्ट बुक पढ़ा रहे हैं वो भी किसी ने कंटेंट डेवलप किया होगा। ठीक है, तो मेरा ये मानना है कि यदि हमें ई कंटेंट डेवलप करना है तो एक तो वह बहुत ही टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है, ऊपर से हमें उसके लिए धैर्य चाहिए, हमें उसके लिए मेहनत चाहिए, हमें उसके लिए साहस चाहिए, जो हमें समय मिलना ही चाहिए उसके लिए। लेकिन प्रश्न उठता है, सब लोग तनाव में हैं, टॉप्स टू बॉटम, यानी कि डायरेक्टर से लेकर के, मिनिस्टर से लेकर के और नीचे तक, मतलब एक जूनियर प्रोफेसर तक सब तनाव में है कि हमें ई कंटेंट डेवलप करना है और बच्चे को डिलीवर करना है। तो ये जो तनाव आया है, इस तनाव को हम थोड़ा सा लूज करें। ऐसा नहीं, हमें करना ही होगा, लेकिन यदि हम बहुत कुछ ज्यादा नहीं कर सकते तो हम कुछ कर सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। ये एक बीज वाक्य है। हम बहुत ज्यादा नहीं कर सकते, कुछ कर सकते हैं। हमने अब तक नहीं किया, हम प्रारंभ कर सकते हैं। वी कैन स्टार्ट जस्ट नाउ अपना डेवलपमेंट करना।
लेकिन हम मान लीजिए मैं 6 पेपर पढ़ा रहा हूं, तो मैं इसकी स्टार्टिंग केवल किसी एक पेपर से ही कर सकता हूं और अगले 2 महीने में, 3 महीने में या 4 महीने में मैं उसको सिस्टमेटिक फॉर्म में लेके आ सकता हूँ। उसके मुझे प्रूफ रीडिंग भी करनी होगी, आप जैसे लोगों को भी दिखाना होगा, विद्वानों को, कि आप इससे संतुष्ट हैं। कंटिन्यूअस वही कंटेंट हमको फिर अपडेट करना होता है, मॉडिफाई करना होता है डे टू डे नॉलेज के प्रकाश में, उसके संदर्भ में। वो बात तो अलग हुई, लेकिन फिलहाल हमें ई कंटेंट डेवलप करने का जो तनाव है, मैं समझता हूं साथियों, उस तनाव में नहीं आना है। क्योंकि अगर आप पीजी में लेवल में जाएं तो 4 आ रहे हैं पीजी में और 6 पेपर पढ़ा रहे हैं वो यूजी में, प्रैक्टिकल रहे अलग, तो इतने 20 सब पेपर्स का कंटेंट डेवलप करना आसान कार्य नहीं है। तो फिर आसान क्या हो सकता है? वी कैन जस्ट स्टार्ट किसी एक पेपर का ई कंटेंट करना शुरू करें। इससे फायदा क्या होगा? इससे फायदा यह होगा कि आपका तनाव भी कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आपने कुछ नहीं की जगह कुछ किया। अगर हम कुछ नहीं कर पा रहे तो हम कुछ करना हमने शुरू किया। जो हमारे बॉसेस हैं, मान लीजिए हमारी प्राचार्य हैं, तो उनको भी आगे उनका भी तनाव है कि आपकी इंस्टीट्यूशन में हो रहा है कंटेंट डेवलपमेंट को लेकर के, तो उनमें भी संतुष्टि होगी कि हाँ मेरे प्रोफेसर्स ने भी कुछ स्टार्ट किया है। ठीक है, तो ये एक हम इसको ले लेंगे। हो सकता है हमको लैपटॉप पे बैठ करके बढ़िया टाइपिंग ना आती हो सकता है हमारी दूसरी प्रॉब्लम्स हो, लेकिन मैं एक सुझाव देना चाहता हूं ई कंटेंट डेवलपमेंट के लिए। सबसे पहला जो स्टेप है कि आप उसको टेक्स्ट फॉर्म में लेके आए। जो भी आप कंटेंट डेवलप करना चाहते हैं, आप उसको शब्दों के फॉर्म में या अंकों के फॉर्म में आप उसे लेकर के आए, सिस्टमेटिक राइटिंग में आप उसको लेके आए। आप कंप्यूटर जानते हैं तो पीपीटी में भी आप उसको डेवलप कर सकते हैं, आप दूसरे टेक्स्ट फॉर्म में डेवलप कर सकते हैं टाइप करके, वर्ड पैड में कहीं भी जा करके, या फिर आप जैसा मैं बहुत स्लो टाइपर हूँ, टाइपिस्ट हूँ, तो मैं अपने हाथ से ही लिखना मैंने शुरू कर दिया है। आप भी हाथ से लिखना शुरू कर सकते हैं एंड स्टार्ट राइटिंग 1 पेज 2 पेज 3 पेज डेली। तो जैसे ही आप रोजाना ये काम करेंगे, 1 घंटा 2 घंटा 3 घंटे 4 घंटे, तो एकदम आपको जॉब सेटिस्फैक्शन होगा। जॉब सेटिस्फैक्शन होगा, स्टार्ट में थोड़ा दिक्कतें आएंगी, लगेगा कि मैं बहुत भोंडा लिख रहा हूँ, मैं अच्छा नहीं लिख रहा हूँ, कोई क्या कहेगा। निश्चित तौर पे ये भी चिंताएं हमारी कंटेंट डेवलप करते समय होनी चाहिए, लेकिन हमें इन परिस्थितियों में निराश नहीं हो जाना चाहिए। इसलिए धीरे-धीरे राइटिंग, कंटिन्यू योर राइटिंग, स्लो राइटिंग, और आप उसको इम्प्लीमेंट करते जाइए। 3 पेज लिखते जाइए, क्लीनअप करते जाइए, और बच्चों आप ऑनलाइन पीडीएफ फॉर्म डाल सकते हैं। तो मैं सोचता हूँ कि अब बात आती है कि मैं इसको नेक से कैसे जोड़ता। नेक से मैं इसको ऐसे जोड़ता हूँ कि जैसा मैडम भी जानती हैं और आप सब भी जानते हैं कि जो सेकंड क्राइटेरिया है सर, उसमें जो मुख्य मुद्दा है वो आईसीटी टूल का है, जिस पे बहुत ज्यादा पीयर टीम है या नेक है इवैल्यूएशन जो टीम है वो बहुत ज्यादा जोर देती है कि आप आईसीटी टूल्स के यूज टू हैं या नहीं है। तो आप देखेंगे सर एंड मैडम के इवन आप व्हाट्सएप यूज करते हैं, उस पर पीडीएफ डालते हैं, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ आईसीटी। नॉट ओनली कि आप किसी स्पेशल प्लेटफॉर्म पे जाके ही आप मीटिंग कर रहे हैं या वेबिनार में आप शामिल हो रहे हैं, वही जरूरी नहीं है, वो भी आईसीटी ही है। लेकिन आपने एक फोटोग्राफ खींचा, आपने एक चित्र बनाया, या आपने कोई टेबल तैयार की, आपने फोटो खींचा और आपने उसको व्हाट्सएप ग्रुप पे स्टूडेंट्स तक पहुंचाया, किसी भी तरीके से स्टूडेंट तक पहुंचाया, दैट इज ऑल्सो वन काइंड ऑफ आईसीटी। तो डिफरेंट फॉर्म में हम सब जानते हैं कि आईसीटी को या तो आप ऑनलाइन टीचिंग के तौर पे आप यूज करेंगे या फिर स्मार्ट क्लासरूम में, जो कि हमारे यहाँ कॉलेज में 2 स्मार्ट क्लासरूम भी तैयार हो गए हैं, और बार बार ये प्रेशर रहा है कि हम सब उसका प्रयोग करें। लेकिन हम प्रयोग कैसे करें? विपरीत परिस्थितियों में हम सब ने इसका प्रयोग नहीं किया, या फिर किया है तो बहुत कम स्मार्ट क्लासरूम का प्रयोग किया है। लेकिन आज जो ऑनलाइन टीचिंग है, दैट इज वन काइंड ऑफ प्रेशर एंड दैट इज अ सडन प्रेशर। आकस्मिक दबाव एकदम आया है कि हमें इसको करना ही होगा।
और इसमें कोई दो राय नहीं, हमें करना ही होगा। हमने नहीं किया है, बट वी हैव टू स्टार्ट इट। हम बहुत तेजी से दौड़ नहीं सकते, वी स्टार्ट वॉकिंग, है ना, उसके बाद जॉगिंग, देन वी कैन रन फास्ट, उसके बाद जाकर के। लेकिन इसलिए हमें किसी ना किसी स्तर पे, तभी सर मैडम मेरा ये निवेदन है कि किसी ना किसी स्तर पे हमें इस कार्य को शुरू करना ही है। तो जो हमारा क्राइटेरिया है, इधर यूज ऑफ द आईसीटीज, कि हम उसका प्रयोग कैसे करें, उसमें बहुत सारी चीजें, बहुत सारी इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट वाइज या टीचर्स वाइज या हमको देना पड़ेगा उस इंफॉर्मेशन को। तो जब हमको ये इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें ग्राउंड पे भी काम करना होगा, उसके लिए हमें रिकॉर्ड रखना होगा। तो सर उसमें एक महत्वपूर्ण चीज है कि हमें सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे, सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स लगाने पड़ते हैं हमको, कि फला टीचर्स ने कितना ई कंटेंट डेवलप किया, या उसकी कोई ऑडियो थी, वीडियो थी, उसका पीपीटी है, या फिर उसका कोई टेक्स्ट पेपर है, या फिर उसका कुछ और दूसरे फॉर्म में ई कंटेंट है। तो ये तमाम चीजें हमको आज नहीं तो कल पीयर टीम जब भी विजिट करे हमारी वेबसाइट को, वो देखेगी कि प्रमाण के तौर पे कि हमारे प्रोफेसर्स ने आईसीटी टूल्स का कितना प्रयोग किया है। ठीक है, इवन जो हमारा स्मार्ट क्लास है, जो कॉलेज में डायरेक्ट टीचिंग में हम स्मार्ट क्लास रूम में, डायरेक्ट टीचिंग में जिसको यूज करते हैं, उसके यूज को भी, उसके सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स को भी हमें अपलोड करना ही होगा। लेकिन ये एक कंटेंट डेवलपमेंट के तौर पे, चाहे आपने 2 लेक्चर कंटेंट डेवलप किए हों, 2 लेक्चर्स का या पेपर का कंटेंट किया हो, यह सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमारी कॉलेज की वेबसाइट पे होना ही होगा। तो हर डिपार्टमेंट्स को, या फिर मैं कहूँ हर फैकल्टी मेंबर्स को, हर डिपार्टमेंट्स के सम्मानित शिक्षक को यह काम करना ही होगा। मेरा विनम्रता पूर्वक सबसे आग्रह है कि वो एक पेपर 20 पेपर में से या 22 पेपर में से या 6 पेपर में से 8 पेपर में से किसी एक पेपर का कोई भी कंटेंट आप डेवलप करना शुरू कर दें, चाहे वो हैंड रिटन है, चाहे टाइप रिटन है वो, या फिर पीपीटी फॉर्म में है, या ऑडियो वीडियो जिस भी फॉर्म में वो हो, आप उसको तैयार करें। लेकिन मेरा सजेशन है कि आप उसे पहले फॉर्म में तैयार करें, क्योंकि टेक्स्ट फॉर्म में तैयार करने के बाद आप उसका ऑडियो वीडियो या पीपीटी वर्जन आसानी से तैयार कर सकते हैं। ऐसा मेरा मानना है, हो सकता है दूसरे लोगों को कुछ और सुझाव इस मामले में, लेकिन मैं मानता हूं कि ऑडियो वीडियो पीपीटी में टर्न करने के लिए उससे पहले उसको टेक्स्ट फॉर्म में लेके आना अनिवार्य है। इसलिए आप थोड़ा टेक्स्ट फॉर्म में लिखना शुरू कर दें। चाहे आप डायरेक्ट टाइपिंग जानते हैं, डायरेक्ट टाइपिंग कर लीजिएगा, क्योंकि दूसरी प्रॉब्लम क्या है कि हमारे पास प्रॉब्लम क्या है कि हमें हिंदी में टाइप करना है, उसको मैटर को हिंदी में डालना है, क्योंकि हमारे बच्चे हिंदी मीडियम वाले हैं। जनरली मैं हूं या आप सब लोग हैं, इंग्लिश टाइपिंग थोड़ा तेजी से कर लेंगे, तेजी से डेवलप कर सकते, लेकिन इंग्लिश टाइपिंग करनी होगी, हमें देखेंगे अपने लैपटॉप पे, और इंग्लिश टाइपिंग के हम यूज टू नहीं है, बहुत स्लो स्पीड हमारी है, या फिर जो एक्सपर्ट है वो कर सकते हैं, उसमें भी ऐसा नहीं कि हमारी है, लेकिन मेरी अपनी बहुत स्लो स्पीड है। तो सर और मैडम, ये मेरा सबसे आग्रह है कि आईसीटी टूल के सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के तौर पे हमें एक ई कंटेंट डेवलप करना ही है, और सभी विभाग जो अध्यक्ष हैं वो सब एक पेपर, कम से कम 6 पेपर हैं, उन 6 पेपर में से एक पेपर का जो बहुत ही फेवरेट पेपर है आपका, बहुत ही रुचिकर पेपर है आपका, उसका ई कंटेंट किसी भी फॉर्म में आप डेवलप कर लें, ताकि नैक में वो हमारे काम आएगा। मेरी बात यहीं तक ही मैं अपनी बात कहूंगा कि ई कंटेंट्स का जो रोल है वो आईसीटी टूल्स में बहुत महत्वपूर्ण, और ये एक प्रकार से होगा, यानी इन टर्म्स ऑफ मार्क्स जो हमें मिलेंगे पीयर टीम की ओर से, नैक की ओर से। दूसरी बात जो नैक है, देखिएगा हम सब नैक को लेके या तो
निगेटिव तौर पे रिएक्ट करते हैं जनरली। क्यों करते हैं? क्योंकि दूसरी परिस्थितियों की वजह से। ऐसा नहीं कि हम में से कोई भी प्रोफेसर नैक नहीं चाहता, हम सब चाहते हैं। थोड़ा बहुत रुचिकर या अरुचिकर हो सकता है हमारे लिए, हमारी प्रतिक्रियाएं परिस्थितियों को देख करके हो सकती हैं कि हम नैक ना चाहें, लेकिन ये मुझे भी मानना है और आप सबको भी स्वीकार करना है कि नैक तो होना ही होगा। स्पेशली जो बहुत पुराने कॉलेज हैं उन पर एक दबाव बना हुआ है, प्रिंसिपल्स के ऊपर भी दबाव है, और प्रिंसिपल भी दबाव को हम प्रोफेसर्स के ऊपर ही रिलीज करेंगे, क्योंकि उनकी भी ड्यूटी है उसको कराना। ऐसा नहीं कि उनका अपना शौक है ये कराना। तो हम सबको ही इसमें सहयोग देना ही होगा। मेरा ये ऐसा मानना है और मेरा आग्रह है, आप सबसे विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि हम मेंटली इसके लिए तैयार हो जाए। जैसा कि अगर बाय द वे ये ना होता तो इस बार काम करना शुरू कर दिया था, और हम सब कृत संकल्पित थे कि हम मई जून में अपनी एसएसआर को अपलोड करने के लिए मैं, मैडम और हमारे विजेंद्र जी तैयार थे कि हम किसी भी तरीके से इसको इस बार अपलोड कर देंगे। लेकिन नो, इट इज पोस्टपोन्ड टू नवंबर एंड दिसंबर। लेकिन नवंबर दिसंबर में यदि हमें ये कार्य करना है और साथ के साथ क्राइटेरिया को लेकर के एसएसआर तैयार करनी है, अकेला व्यक्ति नहीं कर सकता, अकेला प्रिंसिपल इस कार्य को नहीं कर सकता, अकेला आईक्यूएसी कमेटी इसको नहीं कर सकती। दैट इज ए टीम एफर्ट। और इवन प्रिंसिपल से लेकर के जो बॉटम पर्सन है, चपरासी है, सबकी भूमिका इसमें नैक में है। साथ के साथ क्राइटेरिया, उसमें हर कोई इन्वॉल्व है, प्रशासन से लेके शिक्षण हो चाहे प्रशासक हो, सब उसमें इन्वॉल्व है। तो जैसा कि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, केवल एक क्राइटेरिया की बात कर रहे हैं। पहले वाला जो हमारा क्राइटेरिया है जो कैलेंडर से संबंधित है, हमारे शिक्षण का, कि भाई टीचिंग कैलेंडर हमारा बनाना होगा और टीचिंग जो हमारा कैलेंडर है उसको हमें इम्प्लीमेंट भी करना होगा। लेकिन उसके बाद जो दूसरा क्राइटेरिया हमारा आता है कि टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस जो है हमारा, वो कितना एफिशिएंट है, कितना परफॉर्म करने वाला है, उससे संबंधित सूचनाएं हमें देनी ही पड़ती है। और उन तमाम सूचनाओं में मैं फिर एक बार कह दूं कि आईसीटी टूल का जो यूज है उसको लेकर के सबसे ज्यादा मार्क्स और सबसे ज्यादा जोर उसमें दिया गया है। हमें अचीव करना है, नंबर अचीव करने हैं संस्था के लिए, तो हमें आईसीटी टूल्स को प्रयोग करने की आदत डालनी ही होगी। और उसी के तहत मैंने आप सबसे कहा कि अपना एक कंटेंट हम सब डेवलप करना शुरू करें, स्टार्ट करें। धीरे धीरे सब हो जाएगा। बाधाएं आएंगी, प्रॉब्लम्स होंगी, लेकिन हम सब उसको कर देंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। क्योंकि ऑल आर एफिशिएंट पर्सन, सभी को अनुभव है। कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं मुझे लगता है जो 8-10 साल से कम की टीचिंग जिसने नहीं की हो, तो हम इसको कर सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल मेरे सामने जो उसके जो वेरिएबल्स हैं, हमारे दूसरे वेरिएबल्स के, वो मेरे सामने नहीं है। मैं उन पे विस्तार से चर्चा कर सकता था, लेकिन यही उसका सार है कि हमारा जो डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं, डिफरेंट डिपार्टमेंट्स इस पर काम करना शुरू करें, और यहाँ से ही हम शुरू करें अपने डेवलपमेंट से। दूसरा बात मैं चाहूंगा यहाँ पर कि हम सबके बहुत सारे पेपर पब्लिश हैं, इनमें इवन हमारे में से कुछ लोग ऐसे हैं जिनके बहुत सारे पेपर पब्लिश हैं, तो मैं ही शायद व्यक्ति हूँ, मेरे सबसे कम 5-7 पेपर है, आप सबके 25 ऐसे पेपर पब्लिश हैं। अच्छी बात है। तो ये बात आती है कि भाई आपका पब्लिकेशन में, रिसर्च में कंट्रीब्यूशन कितना है। मेरे ख्याल से तीसरा क्राइटेरिया सर, और नहीं आए तो फिर बताइएगा सर को। ओके, तो स्टार्ट ना होता है ना, जी। तो मैं ये आईसीटी टूल के यूट्यूब भी हो जाएंगे और हमने ये काम शुरू भी करना है। तो पिछला जो निष्कर्ष मेरा, किसी भी एक पेपर का जो हमारा मोस्ट फेवरेट पेपर है
उसका हम धीरे धीरे स्लोली अगले 2-3 महीने में ई कंटेंट या फिर टेक्स्ट कंटेंट हम उसका डेवलप कर लें, बाद में आप उसको किसी भी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं, जो हमारे लिए आईसीटी टूल का एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स भी होगा, जो बहुत महत्वपूर्ण है। विजेंद्र सर जानते हैं और मैडम भी जानते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है, स्पेशली आईसीटी टूल्स के यूज में, टीचिंग एंड लर्निंग जो हमारा वेरिएबल्स है उसमें। तो दूसरा जो वेरिएबल है जो इसी से जोड़ना मैं चाहता हूँ उसको, से रिसर्च और पब्लिकेशन से संबंधित है, ठीक है। तो मैं इसलिए जोड़ना चाह रहा हूँ इसको उससे कि जो ई कंटेंट आपने डेवलप किया है जो टेक्स्ट फॉर्म में, इस विशेष तौर पे मैं टेक्स्ट फॉर्म की बात कर रहा हूँ, कल आप उसी को एज ए टेक्स्ट बुक डेवलप करके ला सकते हैं। वही बुक फॉर्म जो आज पीपीटी फॉर्म में है, आज टेक्स्ट फॉर्म में है, और उसको मॉडिफाई करके और उसको सिस्टमेटिक करके और फिर दूसरी यूनिवर्सिटीज के लिए उसको यूज टू करके एज पर देयर सिलेबस उसको मॉडिफाई करके या थोड़ा बहुत चेंज करके आप एज ए टेक्स्ट बुक भी उसको पब्लिश करा सकते हैं। हो सकता है पब्लिशर की नजर में वो सब स्टैंडर्ड हो सकता है, क्योंकि यह हमारा पहला प्रयास है। पहले प्रयास में हम एक्सपेक्ट नहीं कर बहुत अच्छा स्टैंडर्ड राइटिंग्स करें, सबके साथ ऐसा ही होता है। तो कल आज जो आपने प्रयास शुरू किया है ई कंटेंट डेवलप करने का टेक्स्ट फॉर्म में, कल 6 महीने बाद, साल भर बाद वही फ्रूटफुल साबित हो जाएगा हम सब लोगों एक टेक्स्ट बुक पब्लिश कराने के रूप में, और जो आपके लिए बहुत वैल्यूएबल है, निजी कैरियर के लिए भी वैल्यूएबल के लिए, और संस्था को नंबर दिलाने के लिए, क्योंकि डिपार्टमेंट्स की अचीवमेंट में भी और एज वेल एज कॉलेज की अचीवमेंट और आपकी पर्सनल अचीवमेंट मानी जाती है, जो प्रमोशन साथ आपको प्रसिद्धि, यू आर आल्सो गुड राइटर, है ना, आपकी इतने पब्लिकेशन है। तो जो तीसरा क्राइटेरिया है हमारा रिसर्च का और पब्लिकेशन का, तो हम सब जानते हैं कि भाई रिसर्च सेंटर हमारे कॉलेज में नहीं है, रिसर्च फैसिलिटी से हम वंचित हैं हम सब लोग, हमारे पास लेबोरेटरी नहीं है या बढ़िया लैब नहीं है। हालांकि आज हमारे पास लैब वाली समस्या विशेष तौर पे अब नहीं रही है, पुस्तकालय वाली समस्या को मैं बोल रहा हूँ, वो अब नहीं रही है कि ऑनलाइन अब आप कहीं भी बुक्स पढ़ सकते हैं, और हमारे पास भी बढ़िया लाइब्रेरी है ना। लेकिन विशेष तौर पे जो नेचुरल साइंसेज हैं उनके लिए प्रॉब्लम है, उनको लेबोरेटरी चाहिए। एनीवे, हम रिसर्च नहीं कर रहे, तो रिसर्च की भरपाई के लिए हमारा डिपार्टमेंट्स का और कॉलेज का पब्लिकेशन जो तीसरे वेरिएबल से जुड़ा हुआ है वह कुछ फ्रूटफुल हो, हमारे लिए भी तो फ्रूटफुल हो और संस्था के लिए भी फ्रूटफुल इन द सेंस कि वो स्कोर दे सके हमको नैक में। इसलिए जो मैंने कहा कि आज जो आपने डेवलप किया उसको मॉडिफाई करके आप 1 साल बाद एक टेक्स्ट फॉर्म में ला करके टेक्स्ट बुक के रूप में पब्लिश कराएं और उसको आप अपनी अचीवमेंट में रखें और डिपार्टमेंट्स की अचीवमेंट के फॉर्म में वो आ जाएगी। इसके अलावा हम सब जो पेपर लिख रहे हैं पब्लिकेशन में आता है, वो आपका स्टैंडर्ड्स या लिस्टेड जो जर्नल्स हैं, मैगजीन्स हैं जिनमें आपका पब्लिकेशन हो रहा है, आपके पेपर्स पब्लिश हो रहे हैं। सो अभी टाइम है, कोई स्पेशल पेपर आप डेवलप कीजिएगा स्लोली, क्योंकि यू आर एट होम, आप बैठ कर के, तो घर में आप कोई चुन लीजिए, कोई स्पेशल टॉपिक चुन लीजिए, आप उस पर भी 1 घंटा रोज काम करना शुरू कर दीजिए कि मुझे ये फॉर्म में पेपर पब्लिश कराना है। ऑलरेडी आपके बहुत सारे पेपर पब्लिश हैं, लेकिन ताकि एक मेमोरी बने कि कोरोना कोविड के प्रकोप के दौरान मैंने ये पेपर लिखा था, और वो पेपर आप तैयार करके उस पेपर के लिए आप IQAC को बता दें कि इसके लिए एक वेबिनार, लोकल वेबिनार जिसको हम सेमिनार कहते हैं, कॉलेज की एक दिन रख लेंगे। वह भी हमारी अचीवमेंट में ही आ जाएगा, हमारी लोकल सेमिनार। वो जो आपका पेपर तैयार हुआ है, जिसको आपने 15 दिन लगाए हैं, 20 दिन लगाए हैं, महीना भर लगाया है कुछ फैक्ट्स इकट्ठा करने में, तो आप वेबिनार के माध्यम से मीटिंग आप कर लीजिए
और उस मीटिंग में आप अपना पेपर प्रेजेंट कर दीजिए। तो एक 1 डे या 2 घंटे की, 1 घंटे की लोकल वेबिनार या लोकल सेमिनार हो जाएगी, जो हमारे लिए फ्रूटफुल होगी। एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हो सकेगा हमारे लिए नैक में। मैं बहुत चीजों को एक साथ जोड़ रहा हूँ, आपके पब्लिकेशन को, आपके जो कॉलेज के लिए काम या बहुत ज्यादा फायदेमंद हो सकती है। तो मेरा विनम्र निवेदन है आप सबसे, विनम्रता पूर्वक मैं आग्रह करूंगा कि आप किसी भी टॉपिक पे जो आपका मन चाहा है, जिसमें आपकी रुचि है, उसको आप चुन ले और 1 घंटे के लिए आप 24 घंटे में से 1 घंटा उसको देना शुरू करते हैं। आप पब्लिकेशंस के लिए उसके तैयार रहें और उसको लिखना शुरू कर दें। और एज ए वेबिनार आप इसी मंच पर, जिस मंच पे आज हम बैठे हैं बोल रहे हैं, इसी पे आप उसको प्रेजेंट कर सकते हैं। ये भी एक दृढ़ संकल्पित होकर के हम सबको काम करना होगा, अपनी स्वेच्छा से आप कीजिएगा यह काम भी। वही पेपर जो आपने आज वेबिनार में यहाँ पे हम सबके सामने लोकल सेमिनार में, वेबिनार में प्रेजेंट किया है, कल वही पेपर किसी रेपुटेड जर्नल में, लिस्टेड जर्नल्स में पब्लिश हो सकता है। वह भी आपकी अपनी अचीवमेंट होगी। टॉपिक आप ऐसा चुनिएगा जो बहुत ही प्रासंगिक हो। मैं तो नेचुरल साइंस का व्यक्ति नहीं हूं, मैं नहीं जानता नेचुरल साइंसेस के बारे में बहुत ज्यादा कि उनकी दिक्कतें क्या हैं पेपर लिखने की। मैं सोशल साइंसेस वाला हूं, हम कर सकते हैं और मैटर भी हम इधर उधर से जुटा सकते हैं और कोई नई चीजें हम डेवलप कर सकते हैं, स्पेशली वेबिनार के लिए। मैं भी सोच रहा हूं कि मैं भी डिक्लेयर करूं, तो मैं ये एक्सपेक्ट करूंगा कि अगले हफ्ते यानी कि नेक्स्ट वीक सैटरडे में हम सब सोच लें कि एक वेबिनार के लिए हम सबको एक टॉपिक तैयार करना होगा। मेरी बात शायद सबको समझ में आ रही होगी, मैं फिर दोहरा देता हूं इस बात को। कोई एक टॉपिक जिस पर आप अपना पेपर लिख लें और उसको आप कॉलेज की ही वेबिनार के तौर पे इसी मंच पे आप उसको अगले जब भी सैटरडे 15 दिन में, 20 दिन में आप उसको रखें। वह भी हमारा एक लिस्टेड डॉक्यूमेंट होगा, हमारी नेक के लिए वो काम करेगा और फिर बाद में वही पेपर आपका पब्लिश होगा और पब्लिकेशन के रूप में वो काउंट हो जाएगा और वो भी नैक के लिए हमारे लिए नंबर मेकिंग के रूप में काम करेगा। तो बहुत सारी चीजें हैं जिनको रिसर्च में हम काम नहीं कर रहे, तो पब्लिकेशंस के तौर पे हम सबको काम करना होगा। ठीक है, तो ये दूसरा मुद्दा है जिसमें बहुत सारे सब पॉइंट्स हैं, उसके सब टाइटल्स हैं रिसर्च एंड पब्लिकेशंस के, है ना। तो रिसर्च में हम ज्यादा काम नहीं कर पा रहे, तो पब्लिकेशन हम सबको, हेलो, पब्लिकेशंस में हम सबको इस तरीके से धीरे धीरे आगे बढ़ना है। एक दूसरा मैं और कहना चाहूंगा कि जो रिसर्च पब्लिकेशन आपके हो चुके हैं एज ए बुक फॉर्म और एज ए पेपर पब्लिश्ड, उसको भी लिस्टेड कर लें आप सब अपने स्तर पे। उसकी अपनी एक फाइल बना लें कि आपने उसकी हार्ड कॉपी, उसको डेट वाइज, टाइम वाइज, सबसे पहले ये था, उसके बाद मेरा पेपर ये था, उसके बाद मेरा पेपर ये था, उसके बाद पेपर ये था, लास्ट में ये मेरी बुक पब्लिश हुई है ना। कई लोगों ने अपनी टेक्स्ट बुक पब्लिश की है या जो भी संभव हो पाया है किया है, सब जिससे भी संभव हो पाया है, तो वो भी आप तैयार कर दें। वो डिपार्टमेंटल अचीवमेंट के रूप में देखा जाएगा और कॉलेज जो ओवरऑल हमारी एसएसआर है उसमें वो जो हमारे मार्क्स है, मार्क्स मेकिंग के रूप में हम एक साधन के रूप में काम करें। तो ये मेरा तीसरा आग्रह है आप सबसे कि लिस्ट ऑफ पब्लिकेशन को सिस्टमैटिक कर लें हम अपनी, जितने भी हमने पब्लिकेशन बनाए हैं। ठीक है, तो ये 2-3 मुद्दे हैं। एक जो पहला मुद्दा है जिसमें हमने अपना करिकुलम को प्लान करना है, स्पेशली हम यानी वर्ष भर हमको अपना कैलेंडर बनाना है, डिपार्टमेंट कैलेंडर हमको बनाना है जो एडमिशन के बाद ही बन जाना चाहिए। नहीं बन पाता है, टाइम टेबल हम लोग बना लेते हैं, लेकिन विशेष तौर पे देखते हैं कि हम काम तो करते हैं लेकिन उसका डॉक्यूमेंट्री प्रूफ हमारे पास नहीं कि हमने पढ़ाया है। लेकिन पढ़ाने के लिए हमने टॉपिक प्लानिंग कैसे किया था, जैसे कि अब हम कर रहे हैं,
अपनी साप्ताहिक रिपोर्ट दे रहे हैं कि हमने अगले हफ्ते की जो टीचिंग है ऑनलाइन उसको कैसे प्लान करना है, तो हमने कभी नहीं किया, लेकिन हमने सब काम किया है, हमने पढ़ाया है, लेकिन हमने उस पढ़ाने के लिए जो प्लानिंग की है उसके लिए सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट अपने डिपार्टमेंट में नहीं बनाया आज तक भी। तो वो बनाना ही होगा, क्योंकि डॉक्यूमेंट ही यील्ड करता है मार्क्स एसएसआर में। आपने सब काम किया है, मैंने सब काम किया है, लेकिन सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स हमारे पास नहीं है। इसलिए जो करिकुलम है हमारा जो सिलेबस है, उस सिलेबस को प्लानिंग हमें करना ही होगा। यदि आप अपने डिपार्टमेंट्स की रेपुटेशन बचाना चाहते हैं, अपने डिपार्टमेंट्स को जब आपको प्रेजेंट करना होगा पीयर टीम के सामने, वहां पर हमें अपनी रेपुटेशन बचानी है। नॉट ओनली कि एसएसआर के लिए बिल्डअप कर सकते हैं आप, बट आपको खुद प्रेजेंट करना होगा पीयर टीम के सामने। तो उसके लिए हमें अपने डिपार्टमेंट्स का भी वार्षिक कैलेंडर बनाना ही होगा, और वार्षिक कैलेंडर के अनुसार अपना जो सिलेबस है उसको भी प्लान करना होगा कि कब, कौन सी डेट में, कब कब हमने किन किन टॉपिक को कवर करना है, इसकी योजना भी हमको बनानी होगी। मैं समझता हूं कि ये कोई ज्यादा बड़ा काम नहीं है, इसको हम कर लेंगे, इसको हम आगे भी कर लेंगे, और या अभी समय मिले तो सिलेबस हम सबके पास है, इसको हम अब भी कर सकते हैं। डेट हम बाद में फिक्स कर सकते हैं, लेकिन अंदाजा लगा लेंगे कि कब कब कितना कितना समय किस टॉपिक में हमारा लगता है। अपनी जो प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स हैं, इवन उनको अपने प्रैक्टिकल्स की भी ये योजना बनानी होगी, ताकि आप पीयर टीम के सामने उसको रख दें। और ये एक सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के तौर पे भी डिपार्टमेंट में रहेगा। आपके डिपार्टमेंट्स की जो इवैल्यूएशन है वहां पर आपको सपोर्टिव डॉक्यूमेंट्स के रूप में चाहिए। जब आप पीयर टीम के सामने अपने आप को प्रेजेंट करेंगे, वहां पे पीयर टीम आपको देखेगी कि करिकुलम को आपने अपने डिपार्टमेंट के कैसे प्लान किया है, कैसे उसकी डिलीवरी की है आपने, उसके बाद किस प्रकार से आप उसको डिलीवर कर पाए हैं। ये चीजें आपको एक डॉक्यूमेंट के रूप में दिखानी पड़ेगी। तो 3 क्राइटेरिया है हमारे कि एक तो हमारा वार्षिक कैलेंडर है जो पूरे कॉलेज का बनेगा। उस वार्षिक कैलेंडर के प्रकाश में हमें अपने डिपार्टमेंट का कैलेंडर बनाना, उस डिपार्टमेंटल टाइम टेबल और कैलेंडर के प्रकाश में हमें अपना करिकुलम या सिलेबस को प्लान करना है। उस सिलेबस की प्लानिंग के अनुसार हमें उसकी डिलीवरी करनी है। तो ये जो पहला है प्लानिंग है, जो पहला क्राइटेरिया है। डिलीवरी जो है वो दूसरा क्राइटेरिया है, जिसमें टीचिंग लर्निंग है, यानी दैट इज अ पार्ट ऑफ द सेकंड क्राइटेरिया, डिलीवरी ऑफ द सिलेबस और करिकुलम जितना भी हमारा है। ठीक है, उसको हमने कैसे किया, और उस डिलीवरी में आईसीटी टूल्स बहुत महत्वपूर्ण है, वो ज्यादा नंबर बिल्डअप करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं समझता हूं। और फिर उसके बाद तीसरा जो क्राइटेरिया है वो रिसर्च और पब्लिकेशन का है। रिसर्च हम नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन उसकी भरपाई हम लोगों को किसी भी स्तर पे अपने पब्लिकेशन के लिए करना होगा। हमारे पास खाली समय है, खाली समय नहीं, बल्कि मैं समझता हूं कि मुझे लगता है कि जो हम डायरेक्ट टीचिंग करते थे वो मेरे लिए आसान था, क्योंकि उसकी कैजुअल प्लानिंग मेरे पास थी। उसकी कैजुअल प्लानिंग मेरे पास थी, उस कैजुअल प्लानिंग में डायरेक्ट टीचिंग करता था और जाकर के उसको डिलीवर कर देता था। लेकिन आज उस कैजुअल प्लानिंग से काम नहीं चलने वाला है। अब हमें सिस्टमैटिक उस टीचिंग को ऑनलाइन डिलीवर करना है, चाहे फोटो खींच के भेजिए, चाहे ऑडियो बना के भेजिए, चाहे वीडियो बना के भेजिए, चाहे पीपीटी बना कर भेजिएगा, हमें करना ही होगा। इसके लिए हमें कृत संकल्पित होना होगा, ये ऐसा मेरा आग्रह है। अगर हम परेशानी में हैं तो परेशानी ये समझ लीजिए कि हमें शुरुआत करनी है। बहुत सारे लोग हैं, मेरे जैसे लोग परेशान होते हैं क्योंकि मैं आईसीटी का यूज टू नहीं हूं, मैं उसको ज्यादा प्रयोग में नहीं ला पाता था, लेकिन मैंने भी शुरू कर दिया है, क्योंकि मैं भी आप जैसे युवाओं से प्रेरणा ले सकता हूँ। आप जैसे युवाओं से प्रेरणा लेकर के मैंने भी थोड़ा सीखना शुरू किया है, मैंने भी टाइपिंग करनी सीखनी शुरू कर दी है, मैंने भी चीजों को समझना शुरू किया है। हो सकता है मैं आपसे कुछ कम समझ पाऊं, लेकिन मैं आपसे क्षमता रखता हूं, मैं आग्रह कर सकता हूं कि आप मुझे सिखाइए, मैं आपसे सीख सकता हूं। ऐसे ही आप सब, हम सब एक दूसरे से सीखते हुए आगे बढ़ सकते हैं। अगर हमारे अंदर ये टेंडेंसी होगी तो हम
हम नैक भी करा पाएंगे, हमारे अंदर नैक के प्रति रुचि पैदा हो जाएगी। क्योंकि नैक कोई किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है, खाली वो IQAC का काम नहीं है, खाली वो नैक कमेटी का काम नहीं है, अकेले प्रिंसिपल का वो काम नहीं है, वो हमारा सबका, ईच एंड एवरी पर्सन उसकी यूनिट है और ईच एंड एवरी पर्सन की ड्यूटी है उसको करना, उसको समझना। आप देख रहे हैं भविष्य में ये चुनौती आने वाली है कि नैक मैंडेटरी होने जा रहा है। जिस प्रकार से अचानक से आप देख रहे हैं कि चेंज आ गया और ऑनलाइन टीचिंग कीजिए, और आई वाज नॉट रेडी फॉर दैट, लेकिन मुझे तैयार होना पड़ रहा है, चाहे मैं तैयार हूं या ना हूं, बट समटाइम्स हमें इसके लिए तैयार होना ही पड़ता है। हो सकता है भविष्य में, हो सकता है इसके जो प्रिकॉशंस है, इसके जो परिणाम है वो कुछ अच्छे होंगे, कुछ बुरे होंगे, क्योंकि आने वाले समय में सरकार के लिए ऑनलाइन टीचिंग बहुत बेनिफिशियल है इकोनॉमिकली। ये मान लीजिए, मैं फिर दोहरा रहा हूं, सरकार के लिए ऑनलाइन टीचिंग बहुत बेनिफिशियल है डायरेक्ट टीचिंग की अपेक्षा इकोनॉमिकली। और गवर्नमेंट के सामने एक ही टारगेट है कि वो किसी भी तरीके से अपनी हायर एजुकेशन की जो कॉस्ट है उसको घटाए। और आप देखेंगे कि हमें कॉस्ट वैल्यू देनी पड़ती है SSR में, विजेंद्र सर जानते होंगे जरूर, मैडम भी जानती है कि उसमें जो हमारी एजुकेशन की डिलीवरी कॉस्ट है उसमें डाटा भरना पड़ता है, और वो पर स्टूडेंट लाखों रुपए आती है। और इसलिए हमें मेंटली प्रिपेयर होना होगा। कभी आप फिर तनाव में आए, फिर आपको मेंटल स्ट्रेस हो, क्यों? क्योंकि कल आने वाले समय में सरकार का ये टारगेट है कि वह इकोनॉमिक कॉस्ट घटाएगी, आपको तनाव हो या ना हो, इस बात से उसका कोई मतलब नहीं है। उसको अपना एक्सचेकर जो है, अपना जो अकाउंट्स है उसको मैनेज करना है सरकार को। तो इसके प्रकाश में जब हम ऑनलाइन टीचिंग के यूज टू हो जाएंगे तो फिर वो ऑनलाइन टीचिंग में डायरेक्ट प्रोफेसर का अपॉइंटमेंट करने के बजाय वह उस कॉस्ट में उसकी एक साल की सैलरी की कॉस्ट में एक स्मार्ट क्लासरूम तैयार कर सकती है। एक स्मार्ट क्लासरूम तैयार करेगी। मान लीजिए सोशियोलॉजी में 200 प्रोफेसर हैं गवर्नमेंट कॉलेजों में, अलग अलग कॉलेज में अलग अलग पढ़ाई हो रही है, ठीक? तो और 25 पेपर हमारे स्पेशलाइज्ड पेपर हैं जो पढ़ाए जाते हैं। तो ऑनलाइन टीचिंग में वो 25 स्मार्ट प्रोफेसर तैयार करेगी, उनका सिलेक्शन करेगी, बाकी 250 को कहेगी अगले 10 साल बाद प्लीज स्टॉप अपॉइंटमेंट, नियुक्ति करना बंद कर दीजिए। और आप कहेंगे, हम विमर्श करेंगे क्योंकि बुद्धिमान लोग हैं, कि देखिए सरकार को क्या हो गया, देखिए उसने अपॉइंटमेंट बंद कर दी। लेकिन अपॉइंटमेंट बंद करने से उसका जो कॉस्ट है, हायर एजुकेशन की कॉस्ट है, उसको वो घटा लेगी, वो उसको मैनेज करने के लिए कृत संकल्पित है, चाहे ये परिवर्तन हमें पसंद हो या ना हो। आप कह सकते हैं कि पहले वाले मेरे जैसे प्रोफेसर है, मौज ले गए, आराम से ड्यूटी अपनी नौकरी कर गए। आप इस बात को लेके भी दुखी हो सकते हैं, हो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं भी दुखी हो सकता हूं कि अच्छी तरीके से नौकरी पूरी हो गई थी, अब कैसे मैं ऑनलाइन टीचिंग करूं। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला सरकार पर, कोई असर नहीं होने वाला है। तो साथियों, मेरा ये विनम्रता पूर्वक आग्रह है कि परिवर्तन के लिए हमें तैयार होना ही होगा। और ये बड़े परिवर्तन आएंगे अगले 10 साल में, 20 साल में आएंगे, क्योंकि जो एजुकेशन में, और एजुकेशन में भी हायर एजुकेशन में जो क्राउड मैनेजमेंट है, उस क्राउड मैनेजमेंट में इकोनॉमिक कॉस्ट बिल्कुल भी बढ़ाना नहीं चाहती सरकार। तो आने वाले समय में कॉलेजों के अपॉइंटमेंट रुकेंगे, यूनिवर्सिटी में स्पेशलाइजेशन, जो स्पेशलाइज्ड पर्सन है उनके अपॉइंटमेंट होंगे, और वही कल फिर ऑनलाइन टीचिंग करेंगे, ऑनलाइन ही वो स्टूडेंट से इंटरेक्शन करेंगे और नंबर ऑफ पोस्ट घटेगी, ये परिणाम भी आएगा। लेकिन फिलहाल अगले 10 साल की या 15 साल की हम ना सोचे, हमें अभी सोचना है, हमें कल के लिए तैयार होना है। और कल के लिए तैयार होना है, विशेष तौर पे हमें नैक के लिए तैयार होना है, जो एक महत्वपूर्ण मुद्दा है, जो फिर हमारे लिए टेंशन बिल्डअप करेगा कि वो मैंडेटरी हो गया है, बजट रोक दिया गया है, कौन टीचर है जो उसके लिए सहयोग नहीं कर रहा है,
कंप्लेन होंगी, इत्यादि इत्यादि चीजें आएंगी। और ये एक टेंशन क्रिएटर के रूप में, टेंशन बिल्डअप के रूप में हमारे सामने आए। तो मेरा विनम्रता पूर्वक निवेदन है कि हम सब अगली मीटिंग में जब भी बैठेंगे और नैक के बारे में बातचीत करेंगे या दूसरे मुद्दों पे बातचीत करेंगे, कुछ चीजें हैं जिनको हमें ध्यान में रखना ही होगा। तो इसलिए समय है हमारे पास। पहला जो हमारा क्राइटेरिया है, जो हमारा करिकुलम प्लानिंग का है, उस पर हम काम कर लें, हमारे पास सिलेबस है अपने सारे के सारे। दूसरा जो क्राइटेरिया है हमारा आईसीटी टूल का, उसमें थोड़ा थोड़ा कंटेंट डेवलप करना शुरू कर दे। और तीसरा जो क्राइटेरिया है हमारा पब्लिकेशन का, कि वही ई कंटेंट आपका कल एक टेक्स्ट बुक के रूप में पब्लिश हो जाएगा, और इसके अतिरिक्त एक वेबिनार के लिए कोई भी पेपर लिखना शुरू कर दे। तो ये कॉलेज के लिए भी, आपके लिए भी, आपके डिपार्टमेंट्स के लिए भी, IQAC के लिए भी, सबके लिए ही बहुत फ्रूटफुल साबित होगा। सर, बीएन सर और मैडम, मैं अपनी बात को यहीं पर ही विराम दे रहा हूँ। आगे से आप इसको टेक ओवर कर दीजिएगा। थैंक यू टू ऑल। धन्यवाद, धन्यवाद ब्रिजभूषण जी। मैं जी मैम। इसी उसमें मैं एक बात और जोड़ना चाह रही हूँ कि जैसा लॉकडाउन पीरियड चल रहा है और हमारी छात्राएं भी मेंटली स्ट्रेस में हैं, तो इसलिए उन्हें हमें बिजी रखना जरूरी है। तो मैं आप अपने समस्त प्राध्यापकों से ये अनुरोध कर रही हूँ कि एक 7 दिवसीय ऑनलाइन सर्टिफिकेट कोर्स हम शुरू कर दें, तो वो भी हमारे नैक के लिए फायदेमंद होगा। तो इसमें मैं चाहती हूँ कि एक 7 दिवसीय हर डिपार्टमेंट जो है एक ऑनलाइन कोर्स शुरू कर दे, तो कैसा रहेगा? मैं इस पर प्रतिक्रिया देनी होगी मुझे। हाँ जी। हाँ, मुझे बोलना है। देखिए मैडम, हर एक डिपार्टमेंट ये काम करे ये जरूरी नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कॉलेज की तरफ से कोई एक डिपार्टमेंट भी इस पर काम करे तो अच्छी बात होगी। तो मेरा ये मानना है कि कोई 7 डे ट्रेनिंग प्रोग्राम तैयार करना है, या 7 डेज हमें 2 घंटे की डिलीवरी करनी है, तो उससे भी वही बात आएगी जो हमें करिकुलम डेवलप करना है, डिलीवरी को प्लान करना होगा, यानी कि कंटेंट डेवलप करना होगा कि हम इसको कैसे करें। तो ऐसा नहीं कि हो सकता है, लेकिन प्रत्येक डिपार्टमेंट शायद इसको नहीं करेगा। कॉलेज लेवल पे कोई एक डिपार्टमेंट, एक व्यक्ति 2 व्यक्ति इसकी जिम्मेदारी दे सकते हैं। हाँ, मेरा ये समझ। 2-3 डिपार्टमेंट्स तो कर ही ले कम से कम। मेरा मानना है कि सबको दिया जाएगा तब कुछ करेंगे ना। सबको जब कहा जाएगा तब कुछ मैं कुछ कहना चाह रहा हूँ। आपका बहुत अच्छा प्रेरणादायक वो रहा लेक्चर, इसके ऊपर आपको बहुत बहुत बधाई और मैं धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ आपको। और इसके साथ ही मैं आप सभी लोगों से फिर आग्रह कर रही हूँ कि आयुष कवच के लिए भी लड़कियों से कहें, क्योंकि हमारे 155-56 थे जिन्होंने आरोग्य सेतु ऐप पे अप्लाई किया था, लेकिन अब केवल हमारे 77 ही हुए हैं। तो प्लीज आप सभी लोग जो हैं सभी बच्चियों से कहें कि वे आयुष कवच पर जरूर वो करें, ठीक है जी। और आगे के लिए मैं विजेंद्र सिंह जी को आमंत्रित कर रही हूँ जी। थैंक यू मैम। अभी ब्रिजभूषण सर ने बहुत ही विस्तार से बहुत सारी बातें बताई कि हमें किस तरीके से नैक के जो 7 क्राइटेरिया है उसमें से जो पहले 3 क्राइटेरिया हमारे के करिकुलम डिजाइनिंग और जो हमारा जो टीचिंग का है और रिसर्च एंड इनोवेशन और प्रोजेक्ट्स वगैरह जो भी हम लेते हैं उनका है। तो इन तीनों क्राइटेरिया में से जो भी काम हम कर सकते हैं फिलहाल उन पर धीरे धीरे प्लानिंग करें, जिस तरह से सर ने बताया, क्योंकि मैं उनमें ज्यादा विस्तार से नहीं जाना चाहूंगा। मैं सिर्फ यहाँ पर 1-2 चीजें ऐड करना चाहता हूँ। जैसे कि मैम ने कहा कि हम लोग 7 डेज का जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो स्टार्ट कर सकते हैं बच्चों के लिए। तो इसमें मेरा कहना ये है कि देखिए वीकली हम अपने आप को हमने इस तरह से अभी किया हुआ है, बच्चों के लिए भी किया हुआ है, अपने आप को भी किया हुआ है कि हम एक टाइम टेबल बना रहे हैं, हर हफ्ते एक टाइम टेबल बना रहे हैं, जिस टाइम टेबल को फॉलो करते हुए हम पूरे हफ्ते भर काम करते हैं कि रोज का हमने कोई स्टडी मटेरियल देना है या कोई क्विज लेना है या व्हाटएवर जो भी सभी लोगों ने डिसाइड किया हुआ है,
तो यहाँ पर मैम का कहना ये है और मेरा भी अपना मानना ये है कि इसी को हम एक दूसरे फॉर्मेट में चेंज कर सकते हैं कि हम बच्चों को एक, मैं ये नहीं कह रहा कि हम अगले जो आने वाला हफ्ता है उसी में करें, हम एक हफ्ते का टाइम लेते हैं और अपने आप को प्रिपेयर करते हैं कि किस तरीके से हम इसको डिजाइन करें। उसमें हम क्या करेंगे कि कोई भी एक या दो टॉपिक ले लीजिए, पूरा पेपर लेने की जरूरत नहीं है, पूरा बहुत बड़ा कोई पूरी यूनिट लेने की जरूरत नहीं है। जो भी हम चाहें कि हमने कोई एक चैप्टर ले लिया, उसके हमने 5-7 टॉपिक्स ले लिए, उन टॉपिक्स पर एक जो भी हमने कंटेंट तैयार किया है वो हम बच्चे को अवेलेबल कराएं और बच्चों के लिए एक टाइम फिक्स करें कि भाई 5 बजे से 4 बजे 6 बजे तक या दिन में 11 बजे से 12 बजे तक, जो भी आप लोगों का और बच्चों का जो भी एक टाइम है, सुटेबल टाइम, उस टाइम पर वो जो दिया हुआ कंटेंट है वो हमने जो टाइम टेबल पर डिसाइड किया कि भाई आज हम इस टॉपिक पर बात करेंगे, नेक्स्ट डे हम इस टॉपिक पे बात करेंगे, नेक्स्ट डे हम उस टॉपिक, तो हमने उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर लिया और वो हमने बच्चों के साथ में फिर उसको डिस्कशन किया और बच्चों की जो भी क्वेरीज हैं उसको हमने सॉल्व किया। और फिर लास्ट में जब हमारे वो 7 डेज पूरे हो जाएंगे, हफ्ते का जो लास्ट दिन होगा उस दिन हम एक क्विज अरेंज करेंगे हर डिपार्टमेंट कि भाई जो भी हमने स्टडी मटेरियल आपको प्रोवाइड कराया और जो भी हमारी डिस्कशंस हुई, उन डिस्कशंस और स्टडी मटेरियल के बेस पर एक क्विज हमने ऑर्गेनाइज किया और उस क्विज में हम एक क्राइटेरिया रख सकते हैं कि भाई 60%, 70%, 80%, व्हाटएवर, जो भी परसेंट, इतना परसेंट अगर कोई स्टूडेंट अचीव करता है या गेन करता है तो हम उसे एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अभी एक कोविड-19 अवेयरनेस का एक क्विज हम लोगों ने बनाया था हमारे रूसा क्लब ने, तो उसके बिहाफ पर अभी अब मैं आपको बताऊं कि तकरीबन 550 हमारे पास में एंट्रीज आई, लेकिन हमें इसे करना है सिर्फ हमारे स्टूडेंट्स के साथ में। तो वापस मैं वहीं आ रहा हूं कि हम उस हफ्ते भर की प्लानिंग को बच्चों के साथ में शेयर करें और बच्चों के साथ में वो जो कंटेंट है वो प्रोवाइड करें, बच्चों के साथ में डिस्कशंस करें और हफ्ते भर के बाद में एक दिन कोई चूज करें कि इस दिन हम उसको टेस्ट के फॉर्म में, वो टेस्ट का फॉर्मेट हम मोबाइल पर क्रिएट कर सकते हैं गूगल फॉर्म में, उसके लिए भी हम एक अलग से जो है एक दिन आधा घंटे के लिए मीटिंग वो कर लेंगे जिसमें मैं सभी लोगों को लाइव डेमो भी प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरीके से हम टेस्ट डिजाइन कर सकते हैं। हम 20 क्वेश्चन बनाएं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाएं और उसके बेस पर वो जो 60-70% जो भी क्राइटेरिया हमने रखा है उनको एक सर्टिफिकेट दें। तो ये भी नेक में काम आएगा कि हमने इस तरह का 1 वीक का जो एक जो सर्टिफिकेट कोर्स है वो बच्चों के लिए इस लॉकडाउन के दौरान बनाया। तो हमें कुल मिलाकर के नेक के लिए जो आईसीटी है उस आईसीटी का इस्तेमाल करते हुए बहुत सारी चीजें हैं जिसको इनोवेटिव तरीके से हम कर तो रहे हैं। जैसे कि भूषण सर ने कहा कि हम बहुत सारे काम ऐसे हैं जो कर रहे हैं लेकिन प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन नहीं है, प्रॉपर प्लानिंग नहीं है और हम उस काम को बिना डॉक्यूमेंटेशन और प्लानिंग के कर रहे हैं। कल को हम बता नहीं सकते पीयर टीम को कि हमने ये काम इस तरीके से करवाया क्योंकि हमारे पास में प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन ही नहीं होगा उसका। तो काम हम जो कर रहे हैं उसको थोड़ा इनोवेटिव तरीके से करें। आज हम वीकली टाइम टेबल बना रहे हैं, अपना काम भी कर रहे हैं, बहुत सारे लोग क्विजेस भी ले रहे हैं, अपने असाइनमेंट्स भी दे रहे हैं, तो इसको एक दूसरे फॉर्मेट में लेकर के आते हैं। उसके लिए हम आपस में कुछ थोड़ा सा बात करेंगे कि किस तरह से इसकी जो टाइम टेबल है उसको डिजाइन किया जाए। हर डिपार्टमेंट फिर उसको अपने अकॉर्डिंग उस टाइम टेबल को मैनेज कर लेगा और बच्चों के साथ में शेयर कर लेगा। तो ये मुझे एक तो बात कहनी थी कि जो अभी प्रिंसिपल मैम ने कहा उसके सपोर्ट में कि इस तरह से हम ये काम कर सकते हैं। दूसरी चीजें ये है कि जैसा कि सर ने कहा कि जो क्राइटेरिया 2 है हमारा टीचिंग लर्निंग का, मैं तो इस कोविड-19 को देखिए हर चीज के अच्छे बुरे दोनों एस्पेक्ट्स होते हैं। मैं इस कोविड-19 को एक बहुत अच्छा लेता हूँ किस फॉर्म में कि भाई जो काम हम आने वाले हो सकता है कि 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल बाद करते, वो काम हम आज से ही हम शुरू कर रहे हैं और हमें बहुत समय है क्योंकि आज हमारे पास में हम सब लोग देखिए घरों में हैं, हमारा पूरा समय हम इसको सीखने में, इसकी नई नई जो चीजें हैं उसको जानने में लगा सकते हैं। जो हमारे घरेलू काम है वो तो है ही, लेकिन हम बहुत सारा टाइम जो हमारे पास में आज है, अगर हमारा कॉलेज चलता हुआ होता और फिर हमें इस तरफ आना पड़ता तो हम हो सकता है इतना टाइम उसको नहीं दे पाते सीखने में। तो आज हमारे पास में सीखने के लिए बहुत टाइम है कि हम ई कंटेंट डेवलप कर सकते हैं। सर ने जैसे कहा कि हमारे यहाँ 2 स्मार्ट क्लासेस हैं और 5 ऐसे डिपार्टमेंट है जिनके पास में प्रोजेक्टर्स हैं और जो उन प्रोजेक्टर्स पर अपनी स्मार्ट क्लास को ले सकते हैं, अपना जो भी ई कंटेंट उन्हें
उन लोगों ने बनाया है, चाहे वो प्रेजेंटेशन के फॉर्म में हो, चाहे किसी और फॉर्मेट में हो, उस फॉर्मेट को वहां पर वो यूज कर सकते हैं। तो जब भी हमारा कॉलेज खुलेगा तो हम ये प्रक्रिया, क्योंकि हमने वो ई कंटेंट या वो जो भी ऑडियो विजुअल पीपीटी व्हाटएवर जो भी हमने उसको शेप दिया हुआ है कि भाई इस शेप में हमने वो बनाया है, हम तुरंत जाकर के उसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं हमारे उन बच्चों के साथ में जो आज हमारे साथ में ऑनलाइन टीचिंग में नहीं जुड़े हुए। क्योंकि ऑनलाइन टीचिंग सभी के लिए इस समय, हमारे लिए भी नई है तो बच्चों के लिए भी नई है। बच्चे भी अपने आप को सहज महसूस नहीं कर रहे, हम भी बहुत सारे लोग हैं जो सहज महसूस नहीं कर रहे, और धीरे धीरे, लेकिन हमारी ये मजबूरी है, बच्चों की अभी मजबूरी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सत्र के लास्ट में हुआ है, जब की परीक्षाएं चल रही थी। अगर यही जो महामारी है, अगर ये सत्र से के बीच में आती या सत्र के शुरुआत में आती तो ये प्रॉब्लम बच्चों के साथ में थी, और बच्चों के लिए एक प्रेशर हो जाता कि वो अपनी स्टडीज को या अपने जो ज्ञान को किस तरीके से आगे बढ़ाएं और किस तरीके से वो ज्ञान प्राप्त करें। लेकिन आज हमारी मजबूरी है कि हम ई कंटेंट बना रहे हैं, बनाना हमारी मजबूरी है, जैसा भी हम बना पा रहे हैं और दे रहे हैं, लेकिन बच्चों की मजबूरी नहीं है। तो आज हमारे पास में समय है, इस समय का हम बहुत अच्छे से सदुपयोग करते हुए और इस ई लर्निंग जो हमारे कंटेंट्स हैं, ऑनलाइन क्लासेस हैं, इसकी बहुत सारी चीजों को हम समझ सकते हैं। जो भी चीजों में अगर किसी को कोई प्रॉब्लम आती है तो हम आपस में डिस्कस कर सकते हैं। मैं हमेशा तैयार हूँ, अगर किसी भी चीज को लेकर के लाइव डेमोज भी अगर देने पड़ेंगे तो भी मैं तैयार हूँ। मैं लाइव डेमो देने के लिए भी तैयार हूँ। जो रिकॉर्डेड प्लेटफॉर्म अगर कोई मुझे प्रोवाइड ऐसा लगेगा कि भाई रिकॉर्ड फॉर्म में मैं आपके सामने रखूं और आप लोग उस चीज को अगर समझना चाहते हैं, कुछ नया स्टार्ट करना चाहते हैं, तो मैं उसको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी आपके पास में जरूर लेकर के आऊंगा, जितना भी मैं जानता हूँ और जितना भी मैं ऑनलाइन होकर के सीखता रहता हूँ। क्योंकि मैं भी यहाँ घर बैठ करके बहुत सारी चीजें देखता रहता हूँ। अभी आप लोगों ने देखा कि जो हमने क्विज डेवलप किया और उसके अंदर सर्टिफिकेट डेवलप किया, तो वो सब ऑटोमेटिक है, वो सारा अपने आप हमने डिजाइन किया खुद, और वो जो भी क्विज अटेम्प्ट कर रहा है उसको वो मिल रहा है। ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं, लेकिन हमने पहले कभी सोचा भी नहीं था। जब मेरे पास इस तरह के सर्टिफिकेट्स आ रहे थे, मैं उन क्विजेस को अटेम्प्ट कर रहा था, तो मैं सोचता था कि किस तरह से होगा, बट मैंने भी उस चीज को सीखा। और हमारे बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो आज सोच रहे होंगे कि हम भी इस तरह का क्विज कराएं, तो या कोई दूसरी चीज कराएं जिसमें हम बच्चों को सर्टिफिकेट कर सकें। इससे पेपर की भी देखिए बचत है, हम दूसरे जगह पर भी इस चीज को इस्तेमाल कर सकते हैं। जब अपने कॉलेज में बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज कराते हैं जब हमको सर्टिफिकेट देने की जरूरत होती है, तो हम एक नॉमिनल सा जो गूगल फॉर्म पर जाकर के एक रजिस्ट्रेशन बच्चे के लिए कह सकते हैं कि आप गूगल फॉर्म पर जाकर के रजिस्ट्रेशन करो। हम कॉलेज में भी बहुत सारे बच्चों के लिए व्यवस्था कर सकते हैं उस चीज की। तो ये भी हमारा नेक में आएगा कि हमने बच्चों के लिए किस तरीके से बहुत सारी चीजें जो है वो अवेलेबल कराई, और उनको वो ई सर्टिफिकेट अवेलेबल हो जाएगा जो उनके मेल पर पहुंच जाता है। तो यही सब बातें थी, और इस मीटिंग के खत्म होने में अभी हमारे पास में 4 मिनट हैं। तो बहुत अच्छा लगा कि भूषण सर ने बहुत सारी बातें बताई, जो जितनी भी ऐसी बातें थी जो हम अभी इम्प्लीमेंट करने की सोच सकते हैं, और बहुत बेहतर तरीके से इसे इम्प्लीमेंट करके और आने वाले समय में और अच्छे से हमारा जो टीचिंग लर्निंग वाला जो क्राइटेरिया है उसको बहुत अच्छे से पूरा कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा जो पॉइंट्स हैं, ज्यादा से ज्यादा जो उसमें मार्क्स हैं, वो हम ले सकते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रिंसिपल मैम। हाँ, मैं इस मीटिंग में IQAC की इस मीटिंग में जो नेक की तैयारी के लिए हमने आहूत की थी, इसमें सभी उपस्थित प्राध्यापक गण का मैं हार्दिक धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ, और डॉक्टर ब्रिजभूषण जी का कि उन्होंने बहुत अच्छा लेक्चर इसके ऊपर दिया, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस के ऊपर, कैसे हमें अपना एकेडमिक कैलेंडर तैयार करना है, कैसे हम अपनी टीचिंग प्लान बनानी है, और कैसे सभी प्रोफेसर्स को अपने डिपार्टमेंटल रिकॉर्ड मेंटेन करना है। ये इसके बारे में बहुत विस्तृत उन्होंने जानकारी दी, इसके लिए मैं उनका धन्यवाद ज्ञापित